ये हो सकता है। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अभी पहले बताऊंगा कि कंपोनेंट डेड माउंट क्या है और इसकी जरूरत क्यों है बेसिकली, राइट। क्योंकि अगर आपके पास एक कंस्ट्रक्ट ये कंपोनेंट है जो कि एक क्लास कंपोनेंट है, उसके अंदर आपका सबसे पहला जो चीज होता है वो कंस्ट्रक्टर होता है, राइट। और उस कंस्ट्रक्टर वो यहाँ से चालू होकर यहाँ तक है, उसके अंदर आप सुपर होता है आपका, जिसको आप कॉल करते हो। और आप यहाँ पे स्टेट जब भी डिफाइन करना होता है तो कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करते हो स्टेट। उसके बाद आपका आता है रेंडर मेथड, जो मैंने आपको सिखाया। रेंडर के अंदर आपका रिटर्न आता है, इस रिटर्न के अंदर आप अपना पूरा जो भी कोड है वो JSX में लिखते हो, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखता है जो HTML, राइट। ये अभी तक आपको पता है। इसके अंदर मैं आप एक नई चीज इंक्लूड करूंगा, इसको बोलते हैं कंपोनेंट डेड माउंट। ठीक है। अब मैंने पहले ये बताने के लिए कि कंपोनेंट डेड माउंट क्या है, उसके पहले हम समझेंगे कि रिटर्न के अंदर हम सेट स्टेट यूज नहीं कर सकते, राइट। सेट स्टेट अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे रेंडर के अंदर, तो क्या होगा, अ, अगर आपने स्टेट को एक से इंक्रीमेंट किया और वो इंक्रीमेंट जो स्टेट हुई, स्टेट इंक्रीमेंट होने के बाद वो चेंज हो गए, स्टेट स्टेट चेंज हुई, तो वापस वो रेंडर कॉल करता है रिएक्ट। और रेंडर कॉल करने के बाद वो वापस देखेगा, वापस स्टेट चेंज हुई है, वो वापस रेंडर को कॉल करेगा, वापस रिटर्न पे आएगा, वापस अपडेट करेगा। तो एक इनफाइनाइट लूप में अटक जाएगा आपका कोड, करेक्ट। जो मैंने आपको शो भी किया था लास्ट टाइम, एक पहले लेक्चर के आप वीडियो में जाके देखोगे, तो मैंने एक एग्जांपल एक कोड इस तरीके का लिखा है, और उसमें वो हमेशा अपडेट करता रहता है, करेक्ट। सो वो हमें नहीं करना है बेसिकली। वो करेंगे तो ये इनफाइनाइट लूप होगा। तो अभी अगर हमें कहीं से एक API कॉल करनी है, और उस API मतलब किसी API से या डेटाबेस से हमें कॉल करके वहां से डेटा हमें लेना है और हमारे यहाँ पे किसी वेरिएबल्स में डालना है, ठीक है। अगर हमें वो करना है तो हम कहाँ करेंगे? अगर हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न में, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आएगा कि हर बार जब भी हम रेंडर हो रहा है, जब भी आपकी कोई स्टेट चेंज हो रही है, उस स्टेट चेंज की वजह से वो रेंडर होगा और वो वापस से API कॉल होगी। लेकिन हो सकता है कि आपको बार बार API कॉल करने की जरूरत ही ना हो। आपको API कॉल तभी करनी है जब आपका रिबूट हुआ है सिस्टम, तब आपने वहां से डेटाबेस से सारा डेटा निकाल लिया, और अब आपको उसके ऊपर जो भी मैनिपुलेशन करना है, जो भी करना है वो करना है आपको। बार बार डेटा नहीं चाहिए था आपका। जब भी ये कंपोनेंट रेंडर करेंगे हम कंपोनेंट को, जैसे app.js के अंदर जब भी वो रेंडर हुआ यहाँ पर, तो ये रेंडर होते वक्त ही अगर हमें API को एक ही बार कॉल करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक लाइफ साइकिल मेथड होते हैं, जो मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर डिटेल में बताऊंगा कि क्लास कंपोनेंट के कौन कौन से लाइफ साइकिल मेथड है। आज हम ये वाला लाइफ साइकिल मेथड पढ़ेंगे। तो कंपोनेंट डिड माउंट एक लाइफ साइकिल मेथड है जो कि रिएक्ट हमें देता है। और इस लाइफ साइकिल मेथड के अंदर कंपोनेंट डिड माउंट मतलब कंपोनेंट जस्ट माउंट हुआ है, रेंडर होने से पहले वो आपसे पूछता है इसके अंदर अगर अभी आपको कुछ करना होगा तो आप कर सकते हैं। इसके अंदर जब भी आपको कोई भी चीज कंपोनेंट स्क्रीन पे दिखने के पहले, पहली बार माउंट होने के पहले, अगर आपको उसमें कुछ भी करना है, और ये सिर्फ एक ही बार होगा जब आपका कंपोनेंट पहली बार रेंडर हो रहा है यहाँ पर app.js के अंदर, यहाँ पर जब पहली बार ये कंपोनेंट रेंडर होता है, तभी आपका कंपोनेंट डेड माउंट कॉल होगा। तो अगर आपको कोई एक API कॉल करना है, तो आप उस API कॉल को इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कंपोनेंट डेड माउंट। इसके बाद दो और लाइफ साइकिल मेथड है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मेरा आपको ये बताने का मतलब यही था कि अगर आपको किसी भी चीज को सिर्फ एक ही बार करना है, जब कंपोनेंट माउंट हो रहा है, तो जब आप कंपोनेंट रेंडर कर रहे हो किसी और कंपोनेंट के अंदर, एक ही बार अगर कॉल करना है तो उसके लिए आप ये यूज करते, कंपोनेंट डेड माउंट। ये एक लाइफ साइकिल मेथड होता है। लाइफ साइकिल मेथड क्या होते हैं, और बाकी लाइफ साइकिल मेथड की जो है जो पॉपुलरली यूज होते हैं, वो मैं अगली क्लास में लेने वाला हूँ। तो अभी मैं उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये समझने की कोशिश करिए, ठीक। अब इसके
बाद मैं अभी आपको एक सेकंड देखें कोड। तो अभी ये कंपोनेंट डेट माउंट आपको समझ में आ गया क्या है। अब मैंने यहाँ पे आज मैं आपको आज जो टॉपिक अपन कवर करेंगे ना, वो है एपीआई कॉल करना। एपीआई अभी तक मैंने आपको जो भी सिखाया है, जो आपने प्रॉप्स सीखे हैं, स्टेट सीखे हैं। प्रॉप्स में क्या करते हो आप डेटा लेते हो और लेने के बाद आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर डेटा पास करते हो, उससे कहीं और डेटा पास करते हो, राइट। लेकिन और मैंने आपको उसका यूसेज भी बताया है कि अगर आपको मान लो आपने एक लिंक्डइन पे कार्ड बनाना है जिसमें फोटो है, जिसके अंदर नीचे नाम लिखा है, उसमें ईमेल लिखा है, उसमें फोन नंबर लिखा है, इस तरह का एक कार्ड है अगर आपका, राइट, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो वहां पे आप क्या करोगे, आप उस इमेज का यूआरएल पास कर दोगे एक कंपोनेंट को, जो कि कार्ड कंपोनेंट करके आप मान लो कुछ है। उस कार्ड कंपोनेंट के अंदर एक इमेज यूआरएल होगा, एक नेम यूआरएल पास कर दिया आपने, ईमेल यूआरएल और एक फोन नंबर यूआरएल आपने ये अगर पास कर दिया, और अगर आपके पास 50,000 लोगों का डेटा है आपके डेटाबेस में, वहां से आपने डेटा निकाला, आपने एक सीएसएस बनाया एक कार्ड के लिए, एक कंपोनेंट बना दिया उस सीएसएस को यूज करके, जिसके अंदर आप सिर्फ डिटेल्स लेते हो और उनको एज अ प्रॉप्स यूटिलाइज करके शो कर रहे हो। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक मैं आपसे डमी डेटा लिखवा रहा था। जो मैंने आपको लास्ट टास्क दिया था, वो टास्क इसीलिए था ताकि आपको समझ में आए कि इम्पोर्टेंस क्या है प्रॉप्स यूज करने की। जो मैंने आपको बोला था कि प्रॉप्स से आप पास करिए चिल्ड्रन को और ग्रैंड चिल्ड्रन को डेटा, वो मैंने इसीलिए बोला था कि नेक्स्ट टाइम अब जब मैं आपको सिखाऊंगा तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ फेक टेबल जहाँ से आप डेटा ले रहे हो, क्योंकि अभी हमने स्टेट्स एंड रेंजिंग में किया था शायद, राइट। मैंने कौन सा आपको एक कंपोनेंट बताया था लास्ट टाइम, मैथ फिल्टर, राइट। तो ये मैंने आपको एक फेक डेटा लिया था, राइट, स्टूडेंट्स का, ये समझाने के लिए, करेक्ट। यस, नो, हेलो। यस सर। यस सर। आप लोगों को आवाज आ रही है, आप लोगों को समझ में आ भी रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बोलिए आप, जहाँ पे यस भी सर। आपको ऐसा लग रहा है ना ऊपर से जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप बोलिए, बोलेंगे नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी अभी तक हमने क्या किया है, हमने एक फेक डेटा क्रिएट किया है, या फिर एक स्टैटिक डेटा क्रिएट किया है, और उस स्टैटिक डेटा से हमने ट्राई किया है कि हम हमारा जो भी कोड है वो लिख के उसको ट्राई करें, ठीक है। जैसा कि अभी ये वाला तो एक वो था मैप फिल्टर वाली, जिसमें हम मैप यूज करके डिस्प्ले करा रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स के नाम, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड है, जो विप्रो में प्लेस्ड है, ये अपन ने लास्ट टाइम देखा था। अब मानो अगर आपके पास लिंक्डइन जैसे कार्ड्स है, लिंक्डइन जैसे कार्ड मतलब कि एक फोटो है, नेम है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आप ऊपर सर्च में जैसे जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट टाइप करेंगे, वैसे वैसे आपको वो सारे लोग दिख रहे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, तो वो फंक्शनैलिटी आप लिख पाओगे जो कि आपने प्रॉप से अभी सीखा है, राइट। और अब प्रॉप्स के साथ अगर आपको एपीआई यूसेज आता है रिएक्ट में, तो आप एपीआई से डेटा फैच करके वो सारे 50,000 कार्ड्स बना सकते हैं। ऊपर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट डालेंगे तो जो 1,000 या 2,000 लोग माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, उन सबके कार्ड ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो ये आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि रियल प्रोजेक्ट में किस तरीके से ये फंक्शनैलिटीज यूज होंगी। अब अभी आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ है प्रॉप्स, मैं अभी आपको दिखाऊंगा हमें जो एपीआई यूज करनी है वो। उसके पहले मुझे एक सेकंड दीजिए, आई नीड टू टेक द करेक्ट कोड ऑफ एपीआई जो कि इसमें हो। वन सेकंड। एक सेकंड।
आपको स्क्रीन दिखता है मेरा? हेलो, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. हाँ। सो अभी यही कोड है जो मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। इसमें मैंने एपीआई कंपोनेंट डॉट जेएस करके एक कंपोनेंट बनाया है। अब हम किस तरीके से एपीआई को यूज करते हैं? एपीआई को यूज करने के लिए आपको मैं मुझे पता नहीं आप लोगों ने पैच यूज किया हुआ है क्या? हैव यू ऑलरेडी यूज पैच फॉर एपीआई? आप दोनों में से किसी ने भी? Nice, sir. नहीं सर। नहीं। ठीक है। सो देर आर टू वेज इन विच we can fetch data, or we can basically fetch data from a API। ठीक है। अगर हमें कोई भी जेसन डेटाबेस है अपने पास जहां से हमें डेटा लेना है, उसके लिए अभी जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज आई है विच इज कॉल्ड एज फैच, जो कि फैच मेथड। राइट। ये एक मेथड है जो आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा देर इज अनदर मेथड विच इज कॉल्ड एज अनदर लाइब्रेरी आई वुड से, जो कि होता है एक्सियोस। सो अगर आपको एपीआई यूज करनी है तो ये दो चीजें यूज होंगी मेनली। एक है फैच और दूसरा है एक्सियोस। ठीक है। तो मैं आपको दोनों पढ़ाने वाला हूँ, पहले फैच और फिर एक्सियोस। और इन दोनों से आप डेटा किस तरीके से गैदर कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है। उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम एपीआई कैसे यूज करें। तो आप लोगों ने पहले कभी डमी एपीआई यूज किया है टेस्टिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए? नहीं सर। नहीं, नहीं किया? sir. ठीक है। तो अगर आपने नहीं यूज किया है तो मैं आपको बताता हूँ। देर आर फ्यू वेबसाइट जहाँ पे आप जो कि आपको डमी डेटा देते हैं, जो कि आप एज एपीआई यूज कर पाओ, और उनके ऊपर आप टेस्टिंग कर सकते हो बेसिकली। और जब भी आप डेवलपमेंट में हो या फिर आप सीख रहे हो कुछ चीज, या अगर आपको डेवलपमेंट के अंदर भी एक पूरा कोड लिखना है, और अभी के लिए अगर आपको मेक श्योर करना है कि आपने दोनों साइड की एपीआई ऐसे लिखी है कि नहीं, तो आप फेक एपीआई के ऊपर काम करते हो एक साइड से, क्योंकि आपको पता है दूसरी साइड तो काम करेगी करेगी, क्योंकि ये वेल टेस्टेड है। तो आप इस तरीके से काम करते हो। तो अभी सीखने के लिए हम एक डमी एपीआई यूज करेंगे। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप डमी एपीआई यूज कर सकते हो। ठीक। और यहाँ पे इन लोगों ने अपने लिए रिसोर्सेज बना के दे रखे, जेसन प्लेस होल्डर्स बना के दे रखे। ठीक है। अब जेसन प्लेस होल्डर्स के अंदर देर आर मल्टीपल थिंग्स विच दे हैव गिवन अस। तो यहाँ पे मैं यूजर्स को जाऊंगा तो आपको दिखेगा ये जेसन फॉर्मेट के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर इसने हमें 10 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। आप देखोगे आईडी इक्वल टू 10, यहाँ पे नाम दे रखा है, यूजर नेम दे रखा है, ईमेल आईडी, एड्रेस, सिटी। ये एक फेक डेटा इन्होंने डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो आपकी जो भी एपीआई होगी, वो आपकी एपीआई क्या है, आपका जो यूआरएल है वो। ठीक है। और इस यूआरएल के ऊपर अगर आप इस चीज को लेके आप वहां पे आते हैं फैच मेथड के थ्रू, तो आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो वो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा। मेरे को इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कोड में। हाँ जी। तो एरर आ रहा है हमें। ये यहाँ पे हमने कमेंट को अनकमेंट किया हुआ था, तो हमने ठीक कर दिया।
कंपनी डेट बाउंड के अंदर हमने पूरा डेटा लेके आए हैं। ठीक ठीक है, तो मैं आपको अभी पहले बताता हूँ अपना जो फैच, ये इशू था जो मैंने अभी आपको कमेंट करके बताया कि यूजिंग फैच जो था ये अनकमेंट हो गया था, जो ये कमेंट है। तो अभी मैं इसका जो फॉन्ट है वो बड़ा करके आपको पहले बताता हूँ कि ये मेथड है क्या, क्योंकि ये बिल्कुल जावास्क्रिप्ट मेथड है। ये रिएक्ट के अंदर काम आप यूज करेंगे, लेकिन ये रिएक्ट स्पेसिफिक तो कुछ भी नहीं है। लेकिन रिएक्ट में भी हम फैच यूज करेंगे, या तो हम फैच यूज करेंगे या तो हम एक्सियोस यूज करेंगे। और एक्सियोस एक लाइब्रेरी है, वो मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं बेसिकली। तो फैच के अंदर आप सबसे पहले जो भी यूआरएल है आपका एपीआई का, जहाँ से आपको डेटा फैच करना है, आपको यूआरएल देते हैं यहाँ पे, तो दैट इज योर फर्स्ट थिंग। और उसके बाद ये प्रोमिसेस पे काम करता है। इसके बाद आप डॉट देन, और उस डॉट देन के अंदर आप एक कॉल बैक फंक्शन डालते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप डॉट देन करके और कॉल बैक फंक्शन डाल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब भी आपने फैच करके इसको एक ये एपीआई दी, या आपने एपीआई कौन सी दी इसको, typecode.com/users। अब अगर हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा यूआरएल है एपीआई का। इस एपीआई के यूआरएल को अगर हमने यहाँ पे डाला, तो उसके बाद हम डॉट देन करते हैं। डॉट देन के अंदर दिस इज योर कॉल बैक फंक्शन, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो आपको वैल्यू मिलेगा, जैसे मैथ के अंदर आपको हर एक एरे का सिंगल एलिमेंट मिलता है, इसी तरह आपको फैच के अंदर जब आप फैच यूज करते हो तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स, या आप कुछ भी नाम दे सकते हो उसको, इसके अंदर आपको ये पूरा डेटा, ये जो पूरा डेटा है, जेसन ऑब्जेक्ट है आपका, तो पूरा आपको जेसन ऑब्जेक्ट एज अ रिस्पॉन्स मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, इसमें काफी सारी चीजें होंगी बेसिकली, मैं उस पर आऊंगा। उस जेसन, आपको जो भी इस पूरे एपीआई का जो रिस्पॉन्स होगा या जो रिटर्न होगा, वो आपको रिस्पॉन्स में मिलेगा। और उस रिस्पॉन्स में से अगर आप जेसन ऑब्जेक्ट निकालोगे, तो वो जेसन ऑब्जेक्ट आपको ऐसा दिखेगा। आपको समझ में आ रहा है कि क्या होता है, जब भी आप एपीआई यूज करते हो तो आपके बहुत सारे हेडर्स भी होते हैं। तो इस रिस्पॉन्स के अंदर बहुत सारे हेडर्स भी होते हैं जो आपको नहीं चाहिए। तो आप जब रिस्पॉन्स डॉट जेसन करते हो, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन आपको रिटर्न करके देता है ये पूरा डेटा। ये आपका जेसन ऑब्जेक्ट है। ये जो डेटा है ये आपको मिलता है जब आप रिस्पॉन्स डॉट जेसन करते हैं। तो डॉट जेसन जो आपने मेथड यहाँ यूज किया है, वो रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करता है एक जेसन ऑब्जेक्ट में। अब इस पूरे प्रॉमिस के ऊपर जब आप डॉट देन करते हैं, तो आपको इस चीज का रिस्पॉन्स यहाँ मिलता है। जब आपने फैच किया तो फैच का रिस्पॉन्स आपको यहाँ मिला। उसके बाद इस इस पूरी चीज का रिस्पॉन्स आपको अगले डॉट देन के अंदर मिलेगा, कॉल बैक के अंदर। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन से आपके पास क्या आया, आपके पास ये पूरा डेटा आया जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। करेक्ट, ये पूरा आपके पास डेटा आया। इस पूरे डेटा को इस पूरे डेटा को यहाँ पे हमने क्या किया, हमने उसको दिस डॉट सेट से यूज करके हमने रिटर्न करा दी वैल्यू यूजर इन्फो कोलन डेटा। ठीक है, अभी हमने स्टेट के अंदर क्या डाला था, यूजर इन्फो। ठीक है, अब हमने यूजर इन्फो कोलन डेटा, अब जो भी आया था हमने उस चीज को यहाँ पे डेटा को यूजर इन्फो के अंदर डाल दिया। और और सेट स्टेट के अंदर हम दो कॉल बैक यूज कर सकते हैं। पहला कॉल बैक होता है बेसिकली सेट करने के लिए, स्टेट सेट करने के लिए। और दूसरा कॉल बैक मैंने आपको बताया था, जब भी आपको कोई भी फंक्शन कॉल करना है, क्योंकि स्टेट सेट होने के बाद एग्जीक्यूट हो, वो आप
सेकंड कॉल बैक में डाल सकते हैं। ये याद है आप दोनों को, दिस डॉट सेट स्टेट जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले से। ये क्लियर है आपको कि नहीं है? ये क्लियर नहीं होगा तो चीजें ऊपर से जाएंगी। ये क्लियर है पारुल, कविता, दिस डॉट सेट स्टेट? हेलो? सर सेट स्टेट तो स्टेट की अपडेटेड वैल्यू डाल के लिए होता है ना? हाँ, सेट दिस दिस डॉट सेट सेट स्टेट हम यूज करते हैं स्टेट की वैल्यू अपडेट करने के लिए। और दिस डॉट सेट स्टेट मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था कि हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तरीका होता है शैलो मर्ज, जिसमें आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट की वैल्यू देते हो, राइट। आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी चीज आपको की वैल्यू पेयर जो भी आपको चेंज करनी है, आप वो की वैल्यू पेयर देते हैं तो वो चेंज हो जाता है। और जो दूसरा है तरीका, जो दूसरा तरीका है वो है बाय पासिंग कॉल बैक फंक्शन इन इट। तो हम दिस डॉट सेट स्टेट के अंदर ये कॉल बैक फंक्शन पास करके जो करते हैं वो था। तो अगर आप